ग्रूमिंग भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन जो टारगेट करते हैं, ग्रूमिंग शुरू होगी। वो क्या करते हैं जी, टिकटॉक पे आ जाएं जी, व्हाट्सएप पे आ जाएं जी, यूट्यूब वीडियो पे आ जाएं, इंस्टाग्राम पे आ जाएं। ये यहाँ से इनकी ग्रूमिंग स्टार्ट हो रही है। और ग्रूमिंग जाके एंड स्टेज ये है अबडक्शन, फोर्स कन्वर्जन, रेप एंड फोर्सिबली कन्वर्टेड टू इस्लाम। और अगर अगर कोई घर वाला नहीं मानता, उसको भी धमकी, दिन दिहाड़े आपकी आंखों के सामने ले जाएंगे। आप क्या करेंगे? अब ये क्या करना शुरू हो गए जो मुसलमान पंजाब के अंदर, खास तौर पे सिंध के अंदर, तो वो सिंध के ये जो यूनियन काउंसिल होती है ना, जहाँ पे बच्चा पैदा होता है तो हम उसको रजिस्टर्ड करवाते हैं। तो जब बच्चे को पैदा होता है, रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो सिंध के अंदर एक पूरा मैकेनिज्म है मियां मिट्ठू के अंडर, कि उनको पता होता है कि ये अब बच्चा पैदा हुआ है तो एग्जैक्टली 9 साल का जब ये बच्ची हो जाएगी तो इसको हमने अबडक्ट करके फोर्सिबली कन्वर्ट कर देना है इस्लाम। अब वो बच्ची स्कूल भी जा रही है तो उनकी नजर उसके ऊपर हो, मोहल्ले के अंदर है वो बच्चा तो उनकी नजर हो, क्योंकि वहां पे ये जो देवबंद मसलक है वो इतना परवान चढ़ चुका है कि आप उसको रोके नहीं रोक सकते, क्योंकि उनको पॉलिटिकल, उनका असर रसूख इतना है, पावर्स हैं, और कोई रोकने वाला नहीं। और ये जो यूसुफ की रिपोर्ट है, ये आपको यूसुफ की मैं रिपोर्ट इसलिए कोट कर रहा हूं ताकि नाजरीन ये ना कहें कि जी हम अपनी तरफ से बात कर रहे हैं। और यूसुफ को भी रिपोर्टें हम ही भेजते हैं कि जनाब ये नाइंसाफी हो रही है, और फिर जाके रिपोर्टें बनती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं वहां पे होगा। तो अब उनके मुताबिक जो पुलिस है वो, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी है। तो बेसिकली इंटरनेशनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं तमाम अपने यूट्यूब के व्यूअर्स को अक्सर बोलता हूं ये बात कि यार आपने हमारा साथ देना है, आपने इन वीडियोस को शेयर करना है, आपने वहां तक लेके जाना जहां तक की आवाज सुनी जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कर दी है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अनलेस समबडी विल टेल देम, अनलेस समबडी एविडेंस के साथ इंफॉर्मेशन वहां तक नहीं पहुंचाएगा। तो असल में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, आप ये मुझे नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया के जमाने से पहले ये हरकतें नहीं हो रही थी, ऑब्वियसली हो रही थी, और इसी तरीके की तंजीम से हो रही थी, मुनज्जम तरीके से हो रही थी। वरना पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की तादाद 20% से गिर के 3% पे ना आ जाती अगर ये इस तरीके से ऑर्गेनाइज ना हो रही हो। अगर आप कहते हैं कि बांग्लादेश चूंकि सेपरेट हो गया था, तो बांग्लादेश में भी इस वक्त 98% मुसलमान है। तो बांग्लादेश जो कि ईस्ट पाकिस्तान था एक जमाने में, और ये वाला पाकिस्तान था, ये दोनों पाकिस्तान मिल मिला के 80% मुसलमान थे, 20% नॉन मुस्लिम थे। तो इस वक्त इन दोनों एरिया को देख लो, 97% मुसलमान बैठे हुए। और अभी बांग्लादेश में पिछले साल क्या हुआ सब लोगों को पता है, उसके ऊपर हमने वीडियोस भी बनाई, न्यूज में भी बहुत सारा कुछ आया। और जिन इंडिया ने बांग्लादेश को हेल्प किया, सपोर्ट किया, उन्हीं इंडियंस को इन्होंने जला जला के मारा। अब बात यह कि इंटरनेशनल मीडिया तक ये बातें कैसे पहुंच सकती हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ईरान के अंदर क्या हो रहा था, अगर लोगों को पता हो कि इस लड़ाई से पहले 40,000 ईरानियों का कत्लेआम हुआ, और सड़कें ईरान की जो चंद एक जो एक्स के ऊपर मैंने पोस्ट भी डाली हुई है, सड़कें ईरान की खून से भर गई थी, लाल हो गई थी, और उस खूनी सड़कों को बाद में धोया गया है। और इस वक्त ईरान चीखे मार रहा है कि अमेरिका ने अटैक कर दिए। एनीहाउ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जितने भी लोग जानते हैं अपने इर्द गिर्द के केसेस को, उसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तक पहुंचाएं ताकि वहां पे सबद बने और सबूत रहे। बिकॉज ऑब्वियसली जेनोसाइड की अगर बात करें तो जेनोसाइड इजराइली मुस्लिम अरब एरिया में नहीं हो रहा, इजराइली इस्लामिक एरिया में नहीं हो रहा। जेनोसाइड पाकिस्तान के अंदर हो रहा है 1947 से। जेनोसाइड बांग्लादेश में हो रहा है 1971 से, 1971 से। तो जेनोसाइड, लेकिन ये जेनोसाइड इंटरनेशनल लेवल तक दिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता, लोग बोलते नहीं है। और फराज जैसे लोग जब बोलते हैं
तो इनकी आवाजें बंद कराई जाती हैं इंटरनेशनल मीडिया को प्रेशर दिला के। जब फराज जैसे लोग बोलते हैं तो इनके अकाउंट डिलीट किए जाते हैं। जब फराज जैसे लोग बोलते हैं तो इनकी सर पे कीमतें लगाई जाती हैं। जब फराज जैसे लोग बोलते हैं तो इनको अपनी कंट्री, अपने घर से दूर जाना पड़ता है। जब फराज जैसे लोग बोलते हैं तो उनको फांसी लगाई जाती है। जब फराज जैसे लोग बोलते हैं तो उनके घरों को आग लगाई जाती है। तो दोस्तों, भाइयों, बहनों, अगर आप मां, बेटियों और बहनों की इज्जत के ऊपर मरने वाली कौम हो, जो आप कहते हो कि मेरी मां को क्यों कहा, मेरी बहन को क्यों कहा, मैं यहां पे गालियां निकालूंगा, तो खुदारा आपसे दरखास्त है कि अपने इलाके में हर इस किस्म की चीज को इंटरनेशनली इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को भेजिए, बताइए, क्योंकि ये जेनोसाइड हो रहा है। ये जेनोसाइड है। आज इंडिया में एक हिंदू अगर इस्लाम कबूल कर लेता है तो वहां पे लोग बड़ी चीखें मारते हैं, ओह झूठ से कबूल कराया, जबरदस्ती कबूल कराया। पाकिस्तान में अभी आपको दिखाया जा रहा है 14 साल बच्ची को, हिंदू लड़की को, चुन्नी नाम है उसका, अभी आपको दिखाते हैं। 14 साल चुन्नी को पकड़ के जबरदस्ती शादी करवा दी, इस्लाम कबूल करा के 14 साल बच्ची को, और दुनिया खामोश है। और दुनिया खामोश है। क्यों खामोश है? क्योंकि ये बात इंटरनेशनली पहुंचाई नहीं जा रही है कि क्या किया जा रहा है। अभी फराज भाई के पास यहाँ पे टिकटॉक पे आने से पहले मैं बता रहा था, तो जनाब एक मुसल्टा चैट में क्या लिखता है कि जनाब इन 1000 बच्चियों में से सिर्फ 20 के नाम दे दो। मैं कोई 20 के नाम दे दिए तो कहता है नहीं नहीं, मैंने ये कब, कैसा नहीं हो रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये बहुत एग्जैजुरेटेड नंबर है। और खोती के बच्चे, ये एग्जैजुरेटेड नंबर नहीं है, ये बड़ा कंजर्वेटिव नंबर है। क्योंकि एक्चुअल नंबर जो है वो रिपोर्ट नहीं होता, सारा के सारे अमाउंट रिपोर्ट नहीं होते। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस सिचुएशन। आप लोग अगर आगे नहीं बढ़ोगे, सिर्फ हमारी वीडियोस देख के इंटरटेनमेंट लोगे, या वीडियो देख के चैट में रोने वाले इमोजीज डाल दोगे, सैड होने वाले इमोजीज डाल दोगे, और सिंपथीज के कुछ वर्ड्स फेंक दोगे, उससे फायदा नहीं होना। फायदा कैसे होगा? When you share it to the right people, जब आप अपने बॉक्स से बाहर निकल के इसको शेयर करोगे। बॉक्स से बाहर निकलने का मतलब है कि वो जो डब्बा, जो आपके दोस्त यार हैं जो कि आप जैसी सोच रखते हैं, उनसे बाहर निकल के भी शेयर करना है। वहां पर जाके शेयर करना है जहां पर हिट द हार्डेस्ट, वहां पर जाकर करना है। उन ऑर्गेनाइजेशंस तक शेयर करना है जो कि इसको सुन के कुछ नंबर्स बना सके। तो प्लीज डू दैट। आपके पास टिकटॉक के ऊपर सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और फराज परवेज साहब अभी आपको बताते चलेंगे। तो थैंक यू सो मच जी फराज भाई। उसका नतीजा ये निकलता है कि हज़ारों अनरिपोर्टेड केसेस हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि फिर यहाँ पे लोकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी मंशा के ऊपर होता है, उनकी मर्जी के ऊपर होता है वो किसको हाईलाइट करना चाहते हैं और किसको नहीं। अब चूंकि हमने टॉपिक है हमारा मारिया के ऊपर, मैं टॉपिक पे आना चाहूँगा कि ये जो मारिया हमारी मिस्टी बच्ची है, लाहौर के इंतहाई गरीब ख़ानदान से इसका ताल्लुक। ये लाहौर रायवन रोड के ऊपर, पंजाब यूनिवर्सिटी से आप थोड़ा सा आगे जाएं, ये आगे रायवन रोड को सड़क जाती है, वहाँ पे है रसूलपुरा। यहाँ के रहायशी हैं। वालिद इसके जो थे मसीही ड्राइवर थे, उनका नाम शहबाज मसीह है। और ये जो बच्ची है मारिया, ये उनके ख़ानदान की सबसे बड़ी बेटी है। होता ये है कि जुलाई सन 2025 के आखिर में इस मारिया को अपने एक एक एरिया को खत्म करने के बाद थोड़ा टाइम दिया करें सर। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे तैयार था कि मारिया के वालिद कुछ असर रसूख रखने वाले मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखते हैं। आप आज इंकशाफ कर रहे हैं कि वो एक अमीर बंदे के ड्राइवर थे और गरीब और रायवन जैसी जगह पे रह रहे थे, यानी कि रायवन रोड आप कह रहे हैं। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहां से बना कि वो मिडिल क्लास था और वर्सेस ऑल ऑफ दिस, लाइक ये गेम क्या हुई? थोड़ा सा इस पे भी इंकशाफ कीजिएगा।
सर देखें, वो कोई मिडिल क्लास नहीं है, वो एक कमरे के अंदर रहते हैं, खानदान पूरा। जवान बेटी भी है 13 साल की और बाकी छोटे बहन-भाई भी, माँ-बाप भी है, मारिया भी और उसका वालिद भी, वालिदा भी। इसी घर के अंदर, जिस घर के अंदर इस बच्ची को रात को अगवा करके ले जाया गया, उस शख्स का नाम है शहरयार अहमद। शहरयार अहमद असल में शहबाज का फ्रेंड था, जिस जगह ये दोनों इकट्ठे काम करते थे। यहाँ इसका दोस्त था, इनके घर इसका आना-जाना था और ये जो मारिया शहबाज है, शहरयार को मामू कहती थी। चूँकि शहरयार मारिया की वालिदा को ये कहता था अपनी बहन, तो वो इस लिहाज से उसको मामू कहती थी और ये इस जब खानदान से बात हुई तो ये देर रात तक उनके पास बैठा रहता था। इसने क्या किया कि आहिस्ता-आहिस्ता खानदान का एतमाद जीत लिया। अचानक रात को एक दिन उसको एक कॉल आती है, कहता है, मारिया मेरी बात सुनो, मैं बाहर खड़ा हूँ। मैंने कहा मामू जी सारे सो रहे हैं। मैं उसे कहा बड़ा ज़रूरी काम है, उठाना नहीं किसी को। मारिया दरवाज़े पे पैर रखती है, मारिया अगवा होती है। मारिया खानदान को मिलती नहीं है। अब 13 साला मारिया एतमाद कैसे हासिल किया? वो घर में आता था, बैठता था, पान भी खाता था। दोनों ये शहबाज मसीह और शहरयार अहमद दोनों पान खाते थे और देर रात तक बैठा रहता था। इस दौरान वो बच्ची उसको मामू जी कहती हैं और वो मामू जी ने जो नफ़रत का इज़हार किया, उसकी क्या सोच थी, क्या नज़र थी। जिस रात को ये बच्ची अगवा होती है, टोटल 13 ईयर ओल्ड इसकी एज है। ये अगवा होती है, खानदान वाले जब देखते हैं बच्ची कहाँ गई, दरवाज़ा भी खुला है और पता नहीं चल रहा कि कहाँ है। जनाब पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन में जब खुद जब गए तो कोई रसाई नहीं हुई है। जब जिस बॉस के पास ये शहबाज मसीह काम कर रहा था, वहाँ पे जब गए, उस बॉस की मदद से ये जो थाना नवाब टाउन है, यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने भी पहले 3 से 4 दिन लगा दें। बंदा मिन्नतें कर रहा है, समाजे कर रहा है कि यार खुदारा मेरी दरख्वास्त ही ले लो, उस बेचारे की दरख्वास्त नहीं ली गई। आखिर 29 जुलाई सन 2025 को ये दरख्वास्त उन्होंने एफआईआर दर्ज की और इंटरेस्टिंगली ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, ये भी अननोन पर्सन के अगेंस्ट हुई, जबकि खानदान का ये इसरार था कि जनाब हमारा जो शक है वो शहरयार अहमद के ऊपर। जब खानदान ने शहरयार से राब्ता किया तो शहरयार ने जवाब देने में उनको ताखीर की। सर और एक सेकंड, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों को बताता चलूं। यार आप देख रहे हैं कि रिश्ते मैटर नहीं करते। यहाँ पे इस्लाम में मुंह बोला रिश्ता कोई रिश्ता नहीं होता। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैद एक मुंह बोला बेटा था मोहम्मद का। आपको याद होगा कि यूट्यूब के ऊपर जैद और मोहम्मद का जो वाकया है, और जैद की बीवी जिसके साथ मोहम्मद ने अख मटक्का करने के बाद जैद से तलाक दिलवा के शादी की और अल्लाह ने कह दिया कि ये शादी हमने आसमानों पे कर दी। रिमेंबर आयशा का और जैद की बीवी का, ठीक है, आपस में मकालमा होता है और आयशा कहती है कि मुझे तो मोहम्मद ने खुद सेलेक्ट किया था और अल्लाह ने बिशारत दी थी मोहम्मद को कि मुझे दिखाया था कि जाओ इससे शादी कर लो। तो आयशा इस चीज पे कहती थी कि जनाब मोहम्मद ने मुझसे जब शादी की तो जिब्राइल लेकर आया था मोहम्मद को बताने के लिए कि मेरे साथ शादी कर लो। अच्छा, अब यहां पर जब बहस और मुबाहिसा होता है तो आपको पता है कि आगे से इसने क्या जवाब दिया था? किसको याद है कि आगे से इसने क्या जवाब दिया? थिंक अबाउट इट। किसको याद है? हेलो, जैनब ने जवाब क्या दिया? जैनब ने कहा तुम्हारी शादी इस दुनिया पर हुई थी। थैंक यू दोस्तों, बिल्कुल सही कहा। तुम्हारी शादी तो इस दुनिया पे हुई थी, मेरी शादी तो अल्लाह ने आसमानों पर कर दी है। आसमानों पर। कुरान चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 36 37 अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारी शादी कर दी। अब ये किससे की है? मुंह बोले बेटे की बीवी से। मुंह बोले बेटे की बीवी से।
जब हम ये वाली ब्रॉडकास्ट बना रहे थे, स्ट्रीम बना रहे थे, आपने देखा बहुत सारे मोमन आए, उन्होंने कहा जी किसी को बहन कह दोगे तो क्या बहन हो जाएगी वो? आपको याद है? 3 मोमिनों के साथ डिबेट हुई थी और तीनों मोमिनों ने आके कहा था जी हम अगर किसी को बहन कह दें तो वो क्या बहन हो जाएगी? बहन तो सिर्फ खूनी बहन होती है। याद है सबको? अगर नहीं याद है तो देख लीजिएगा फैन ऑफ एडम सीकर चैनल के ऊपर, या एडम सीकर फैन चैनल के ऊपर पुरानी वीडियो पड़ी हुई है। तो रियलिटी ये है कि ये वो लोग हैं, ये उन लोगों के बारे में बात हो रही है जो जिसको बहन कहते हैं कल को उससे ब्याह कर लेते हैं, कल को उससे ब्याह कर लेते हैं। यानी कि बहन भी उसको भाई कह के कि इतनी थकी होती है, भाई कह के कि इतनी थकी होती है कि वो बिस्तर में भी कह रही होती है भाई जरा आराम से। ये हालत है। तो आप मुझे ये बताइए कि वो जिसको मामू कह रही है, अरे मामू और बहन भाई, इमेजिन उनको क्या फर्क पड़ता है? हमारे पंजाबी की कहावत है कि 2 वरी मां कहो ते मामा बंदा है। 2 वरी मां कहो यानी कि 2 टाइम्स, 2 दफा आप मां का लफ्ज मुंह से अदा करते हो तो मामा बनता है। मामा कहते हैं पंजाबी में मामू को। ये पंजाब की कहावत है कि मामे का इतना बड़ा दर्जा होता है, लेकिन इनके लिए मामे जो है ना वो सिर्फ खूनी रिश्ते से बने हुए मामे हैं। आप वैसे जिसको मर्जी मामा करवा लो, इनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कुरान के मुताबिक जब इस चीज की इजाजत है कि मुंह से बोला हुआ मामा, जब बहन बहन नहीं है, जब बहन बहन नहीं, बहन बहन की, यार बहन बीवी का भाई मामू बनेगा ना आपकी, यानी कि मां का भाई मामू बनेगा ना। तो जब बहन जिसको उसने कह दिया वो बहन बहन नहीं है, तो उस बहन की बेटी जो है वो कैसे आपका मामा बना देगी? रियलाइज, ये रिश्ते, ये नाम, ये लफ्ज कोई वैल्यू नहीं रखते, कोई औकात नहीं रखते हैं, और आप लोग उनको अपने घरों में घुसाते हैं, अपनी बेटियों के पास बिठा लेते हैं जी मामू है, ये तो मामू है, ये तो मामू है। लास्ट टाइम मैंने बात बोली थी, यहां पे लव जिहाद नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा। दिस इज नॉट लव जिहाद। लव जिहाद के लिए लड़की भी तो 20-22 की हो, फिर लव जिहाद है। फिर लव जिहाद है जब लड़की भी 20-22 की है। कुरान एक्सप्लिसिटली क्लेम करता है कि आपके खूनी रिश्ते ही आपके रिश्ते हैं। जब खूनी रिश्ते ही आपके रिश्ते हैं तो कुरान में जब यह बात लिखी गई है कि हुर्मत के रिश्ते कौन थे, ठीक है, तो हुआ क्या कि उन्होंने कह दिया, स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम ने, जो कि मदाहिबुल इस्लाम है, उन्होंने क्या कहा कि आप अपनी बेटी से भी शादी कर सकते हो अगर वो बेटी निकाहे इस्लामिया के बाद नहीं पैदा हुई। ठीक है, अगर वो इस्लामिक निकाह से पैदा नहीं हुई तो वो बेटी बेटी नहीं है, वो पोती पोती नहीं है। इसीलिए कुरान की चैप्टर नंबर 25 की आयत नंबर 54 के मुताबिक मल्टीपल मुजतहिदीन इस्लाम इस चीज को बयान करते हैं कि अगर जिना से पैदा हुई हुई बेटी है तो वो बेटी बेटी नहीं है, आप उसके साथ शादी कर सकते हैं। जिना से पैदा हुआ बेटा है, उस बेटे ने शादी की है और उस बेटे की आगे से बेटी हुई है, तो आप उस पोती पोते से शादी कर सकते हैं, क्योंकि वो बेटा आपका बेटा नहीं है। ये मुजतहिदीन इस्लाम को बयान करते हैं इस बात को कुरान चैप्टर नंबर 25 आयत नंबर 54 की तफसीर अल कुर्तबी के अंदर। दिस इज द रियलिटी। अब जिना क्या है? इंडिया में एक कानून है कि अगर आप मुसलमान हैं, किसी हिंदू से शादी करनी है, आप मुसलमान हैं, किसी क्रिश्चियन से शादी करनी है, तो आप एक खास मैरिज एक्ट के तहत, लिब्रांडू मैरिज एक्ट के तहत वो शादी कर सकते हैं। राइट? सबको पता है इस एक्ट का। अब ये जो एक्ट में ये वाली शादी हुई है ना, ये शादी है ही नहीं इस्लामिकली। चूंकि ये शादी इस्लामिकली शादी नहीं है,
तो लिहाजा इस्लामिकली ये जिना से पैदा हुई हुई औलाद है। आपने चंद एक डिबेट्स देखी होंगी स्टेज के ऊपर, जहां पे एक लड़की को मौलवी ने कहा था तू जानी है, तेरी औलाद हराम की औलाद है। ठीक है, याद है वो वीडियो साहिल के साथ बैठ के हमने बनाई थी। उसको स्टेज पे कह दिया लड़की को कि तेरी तो जो औलाद है वो हराम की औलाद है, तू तो वैसे ही जिना कर रही है इसके साथ, क्योंकि तू मुसलमान है, तूने एक हिंदू से शादी कर ली। इमेजिन, चूंकि वो जिना की औलाद है, क्योंकि वो उसकी असल औलाद नहीं है, इस्लामिकली जाबो कबूल नहीं हुआ हुआ, लिहाजा बाप उस बेटी के साथ शादी कर सकता है और दादा या नाना उसकी बेटी के साथ शादी कर सकता है। दैट इज द रियलिटी। दिस इज व्हाट फराज इज सेइंग। जो फराज बता रहे हैं इस वक्त कि मामू कहते थे, उसने कहा मामू जान क्या हुक्म है, क्या कहने आए हैं, खैरियत है, रात के टाइम कैसे आए हैं? और मामा नहीं है। अगर उसने कलमा पढ़ा हुआ है तो ना मामू है, ना चाचू है, ना भाई है, क्योंकि वो कलमा गो है, क्योंकि वो कलमा गो है। तो दिस इज द रियलिटी। ये जो आप लोग पाकिस्तान में बैठ के इनको अपना भरा बंधु भाई शाही बना लेते हैं, और भाई हेलो, कलामे मुकद्दस कहता है माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर द लैक ऑफ नॉलेज। मेरे लोग तबाह हुए हैं किस वजह से? इल्म की कमी की वजह से। ये आप लोगों की इल्म की कमी है कि आप उनको वही समझ रहे हैं जो आप हैं। आप उनको वो समझ रहे हैं जो आप हैं। आपने किसी को भाई कह दिया, वो आपका भाई बन गया, जुबान दे दी, जान दे दी। और ये लोग तो जुबान दे के 10 मस्कीनों को एवरेज दर्जे का खाना खिला के कहते हैं जी हमारी जुबान भी खत्म हो गई। कुरान की आयत है, कुरान की आयत कहती है कि आप 10 मस्कीनों को खाना खिला दे तो आप अपना ओथ ब्रेक कर लें। दिस इज द रियलिटी। क्यों क्यों कैसे? कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 255, कुरान चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 89, कुरान बोलता है 10 मस्कीनों को या तो खाना खिला दो, या 10 मस्कीन, वो भी एवरेज दर्जे का, 100 रुपए वाली थाली खिला दो, बात खत्म, 1000 रुपए में औत खत्म। और ये तो कसमें खा के जाए आपके मुंह के ऊपर, तो 10 मस्कीनों को खाना खिला के दरमियाने दर्जे का अपनी कसम खत्म कर देते हैं। और अगर गरीब बंदा है जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो 3 दिन के रोजे रख ले, 3 दिन के रोजे रख। कुरान की आयत है 2 की 225 और 5 की 89। 3 दिन के रोजे रख ले। गरीब से गरीब बंदा अपनी कसम तोड़ सकता है, 3 दिन के रोजे रख ले। तो ये अगर कसमें खा के भी कहे ना, तू कसम से अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, तू मेरी बहन है, तो 3 दिन का रोजा रख ले, या 10 मस्कीनों को खाना खिला दे, 100 रुपए वाला एवरेज दर्जे का, 200 रुपए वाला पाकिस्तानी, 300 रुपए वाला पाकिस्तानी, तो वो कसम गई भाड़ में। मोहम्मद ने बोला, बुखारी 6623, सही मुस्लिम 16508, इब्ने माजा 2108, मोहम्मद बोला अगर तुम कसम खाओ और के कुछ करोगे और फिर वो कसम खाने के बाद तुम्हें उससे बेहतर कोई चीज नजर आ जाए, तो उस कसम का कुफारा दे देना। तो उस कसम का कुफारा दे देना और जो अच्छा लगे वो कर लेना। दिस इज द रियलिटी। इसी को समझे। मामू चाचू ये सब कुछ नहीं है। मोहम्मद ने कहा था कि जब तुम्हें कोई लड़की से तुमने शादी करनी है तो छुप छुप के देखो उसको, तो छुप छुप के देखो उसको, जब तक तुम्हें उसमें कोई ऐसी चीज ना नजर आ जाए जो कि तुम्हें शहवत दे उससे शादी करने पे। अब देखिए यहां पे निकाह का जो लफ्ज है ना, दोनों दफा शादी के तौर पे यूज किया गया है। हालांकि निकाह का लफ्ज कुरानिकली, इस्लामिकली
हम बिस्तरी के लिए भी यूज हो सकता है और शादी के लिए भी यूज हो सकता है। जैसा कि कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 230, निकाह का लफ्ज 230वीं आयत सूरह बकरा की चैप्टर नंबर 2 की 230वीं आयत में निकाह का लफ्ज हम बिस्तरी के लिए यूज हुआ है, क्योंकि जौजा के साथ यानी कि स्पाउस के साथ यानी कि हस्बैंड के साथ शादी नहीं होती, शादी मर्द के साथ होती है। जब शादी हो जाए तो वो आपका स्पाउस बनता है, वो आपका हस्बैंड बनता है, वो आपका खावन बनता है। तो लिहाजा सूरह बकरा की आयत नंबर 230 के अंदर जो निकाह का लफ्ज है वो हम बिस्तरी के लिए यूज हुआ है, जो कि हदीसों की रूह से भी साबित है कि तुमने जब तक अगले मर्द का मिठास नहीं चखी तुम उसे तलाक लेके पहले हस्बैंड पे नहीं आ जा सकती। ये आपको सारा पता है। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर मोहम्मद ने जो निकाह का लफ्ज यूज किया हुआ है वो तुम्हें उस पे हम बिस्तरी पे ना उभारे, ट्रांसलेशन में नहीं करते, क्योंकि हम शहवत तो तभी होगी ना, शहवत होगी तो हम बिस्तरी के लिए शहवत होगी ना, शादी के लिए शहवत तो नहीं ना होती। और शादी उसके थन देख के नहीं करते आप, उसकी जिस्म की कर्व्स देख के नहीं करते आप। जिस्म के कर्व्स और थन देख के आप शहवत ही कर सकते हैं, शादी नहीं कर सकते। तो ये मोहम्मद ने खुद बोला हुआ है कि तुम देखो। और जाबिर क्या कहता है कि जब मैंने शादी करनी थी तो मैं उसके पीछे पीछे चलता था। जब वो घर से बाहर निकलती थी बाथरूम करने के लिए, बाथरूम नहीं थे उस जमाने में, तो खेतों में जाती थी तो वो छुप छुप के देखता था, जब तक उसको वो वाले हिस्से नजर नहीं आ गए जिसने उसको शादी पे उकसाया। और फिर जाबर ने शादी की। मैंने आपको हदीसों के नंबर दे दिए, बुलागुल मराम 8/8, मिशकात 3106, अबू दाऊद 2082, और दिखाया भी हुआ पहले मैंने आपको। तो यहां पे जो मामू है ये 2 नंबर मामू, घर के अंदर घुसने के लिए मामा बंदा है ना, ये 2 नंबर मामू उसको देख रहे ला। और ये जो शहबाज मसीह साहब हैं ये कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हुए, क्योंकि इनको अंब का पता नहीं, बिकॉज कलाम क्या कहता है, माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर द लैक ऑफ नॉलेज। और ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी भूल थी। दीज आर द रेफरेंसेस, ज़हन में रखें। ये कोई बात ऐसी नहीं हो रही ये इस्लामिक नहीं है, ये इस्लाम नहीं है सिखाता। अब भाई इस्लाम सिखाता है। ये जो मोमिन लगे हुए चैट में, ओए तुम जो हो ना वो ये कर रहे हो तो वो कर रहे हो, तुम जो है ना ये, और भाई सारा कुछ इस्लामिक है, अकॉर्डिंग टू द अहदीस, अकॉर्डिंग टू द कुरान, टू द डॉट। हुन तैयारी करके आना, अपने रेफरेंसेस लेके आना। मैंने हवाई गल नहीं चाहिए, मौलवी ने कहा था, मुफ्ती ने कहा था, मुफ्ती मौलवियों के सुसु निकलते हैं मेरे नाम से। जी फराज भाई कंटिन्यू कीजिए। सर शुक्रिया। मुझे बस 4 से 5 मिनट दे दें या 8 मिनट, मैं सारी इसकी बैकग्राउंड बता दूं, फिर आप इसको प्लीज़ एलेबोरेट ज़रूर कीजिएगा। तो होता ये है कि सर 31 जुलाई सन 2025 को मजिस्ट्रेट ने मारिया का जो बयान था उसको कलमबंद किया, जिसमें उसने दावा किया कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है और अपनी मर्जी से शहरियार अहमद से शादी कर लिया है। तो अदालत ने ये किया कि जो लोकल अदालत थी उसने शहरियार को उसकी तहवील में दे दिया, उस बच्ची की तहवील में दे दिया, शहरियार को की तहवील में दे दिया। तो जो सरकारी दस्तावेज़ात थे जो कि नादरा के थे, वो मारिया की जो डेट ऑफ बर्थ थी सन 2012 की थी, वो पैदा हुई। और लास्ट ईयर जब ये अदालत के अंदर केस चल रहा था तो उस वक्त उन्होंने कहा जी कि ये वो 13 ईयर की थी, तो उन्होंने उसको तस्लीम कर लिया कि जनाब ये तो अपनी उस उम्र को पहुंच चुकी। और उसका जो इस्लामिक निकाहनामा बनाया गया झूठा, जब वो उनके पास थी, तो जब कोर्ट के अंदर लेके आए उस लड़की को तो उसके बॉडी के ऊपर ब्रूजेस के वाज़ेह तौर पे निशान थे, असॉल्ट हुआ था। और जो निकाहनामा था उसके ऊपर उन्होंने जो उसकी डेट ऑफ बर्थ थी वो 18 साल लिखी हुई थी, और ना तो उसके ऊपर उसके दस्तखत थे और ना ही बच्ची का अंगूठा लगा, जो इम्प्रेशन होते वो भी नहीं थे लगे। अब जो वालिद से बात होती है तो वालिद कहता है कि जी ये बिल्कुल जली शादी और गैर कानूनी है। जब हमने आप जो पंजाब का जो पंजाब चाइल्ड मैरिज जो
रेजिस्टेंस एक्ट है, तो अकॉर्डिंग टू दैट ये खिलाफ वर्जी तो हुई है। वो ये कहते हैं कि शहरियार ने उसको जनाब अगवा किया, रेप किया और फिर ज़बरदस्ती उसको इस्लाम कबूल करवाया गया। अब इस पूरे मामले के अंदर जो पुलिस थी उसकी हेरा-फेरी बड़ी वाज़ेह थी। साफ नज़र आ रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। इतनी देर में ये मामला पहुंच जाता है जनाब 25 मार्च 2026 को इस्लामाबाद की ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है एफसीसी, उसने ये जो मारिया शहबाज के केस में जो फैसला सुनाया वो एक आप उसको कह लें कि इंसाफ का मर्डर किया गया है। वो इंसाफ का खून हुआ है अदालत के अंदर, जैसा कि माजी में होते चले आए। ये जो फैसला उन्होंने जो किया इस्लामी कवानीन की उन्होंने मुंतखब तशरीहात को एक बच्ची के बुनियादी हकूक, कानून की हुक्मरानी और पाकिस्तान में मजहबी अकलीतों के तहफ़्फ़ुज़ पर एक जो है ना ऐसा डाका डाला है कि जिसकी कोई मिसाल आप दे ही नहीं सकते। और कोर्ट ने ये 13 साला इस बच्ची को उसके हवाले कर दिया। अब एक मिसी लड़की जो जुलाई सन 2025 के अंदर अगवा की गई, फिर उसको रेप का निशाना बनाया गया, जबरी तौर पे इस्लाम में उसको दाखिल कर दिया गया और फिर एक बहुत बड़ी उम्र का ये जो शख्स है ये कम से कम 40 साल का है और मैकेनिक है शहरियार अहमद, उससे शादी होगी। और फिर अदालत ये जो अदालत है इन्होंने इस शादी को बरकरार भी रखा। ये जो 2 रुकनी बेंच है जिसके अंदर जस्टिस सईद